हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये मेरे पास घटना चक्र की तथ्य सार है, लेकिन ये अभी लेटेस्ट नहीं है, ये 2023 की है, ठीक है। बट इसको मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आप ताकि जान सके कि इससे कैसे क्वेश्चन मेंस में बनते हैं। क्योंकि अभी हमें पेपर 5 और 6 को तैयार करना है। 5-6 का बोले तो मैं भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन लगा दूँगी आपको, जो 2023 में मेंस में 5 और 6 पेपर आपके आए हैं जीएस के। तो उनको देखिएगा उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। उसमें टोटल उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और प्लस उत्तर प्रदेश का स्टैटिक पोर्शन आता है। बहुत सारी नई नीतियाँ, बहुत सारे नए नियम बने हैं, वो डायरेक्ट इसमें पूछ लिए गए हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल पहले दिखा देती हूँ, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ये 2023 में 12 नंबर है, अच्छे 6 नंबर पेपर का, ठीक है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, एग्जैक्ट ये शब्द नहीं है। उन्होंने पूछा है कि निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में क्या नई नीतियाँ बनाएंगे, या अभी हाल ही में क्या किया गया है। मुझे लग रहा है फरवरी या मार्च में निवेश के लिए जो वो होता है आपका मीटिंग होती है, या जो बुलाए जाते हैं निवेशक, वो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसका डायरेक्ट उन्होंने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज़ों को तैयार कर लेना था कि अभी अगर हम मेंस प्रीलिम्स में उतरे 2 महीने बाद, तो फिर हमें मेंस को दोबारा तैयार ना करना पड़े, बस रिवाइज करना पड़े। आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं पेपर आपको इसलिए लगा दूंगी स्क्रीनशॉट पे, आप खुद देख लीजिएगा। सारी चीज़ें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी 20 क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर करंट से हैं और स्टैटिक पोर्शन है, वो भी उत्तर प्रदेश का पूरा। देखिए, 5 और 6 पेपर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि क्या नई नई चीज़ें की जा रही हैं। अब किस किस क्षेत्र में आपने अगर उसका सिलेबस पढ़ा होगा तो देखिए, अन्न के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या किया जा रहा, ठीक है। और आपका जल शक्ति मंत्रालय क्या कर रहा, स्पेशली उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। इसके बाद में वायु का क्या हो रहा, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए क्या किया जा रहा, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि ये भी क्वेश्चन आया था कि नया आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी या मंजूरी मिली थी, उसका भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला जो रखी गई कहाँ रखी गई, उसके बारे में बताइए। मेंस में बता रही हूँ मैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी बता रही हूँ। तो अभी हम टेस्ट सीरीज़ को इसलिए हमने ब्रेक दिया है। हम अभी 5 और 6 पेपर को तैयार कर लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके डेटा को देख लेते हैं, योजनाएं हम पढ़ लेते हैं, हवाई अड्डे पढ़ लेते हैं, जो भी विश्वविद्यालय हैं पढ़ लेते हैं, घराने पढ़ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जनजातियों से घुमा के आएंगे, योजनाओं से आएंगे। अब उन्होंने पूछा था कि बौद्ध सर्किट या बौद्ध के बारे में क्या क्या क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, इस तरीके से पूछा था। तो जो उत्तर प्रदेश में आपको उनके ऐतिहासिक स्थल पता है तो ही तो आप मेंस में लिख पाओगे। जब चीज़ें पता ही नहीं होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो रहता नहीं है, सब्जेक्टिव रहता है, लिखना होता है हमें, तो वो शब्द हम कहाँ से लाएंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ। अभी देखिए, अब ये मिलेट्स के बारे में कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2024 में जितने कार्यक्रम हैं वही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो नियम बनते हैं, नीतियाँ बनती है, वो 1-2 साल के लिए नहीं बनती है। उन्होंने 2017 की कोई नीति पूछ ली थी, वो भी क्वेश्चन है। देखिए, 2023 में ही मैंने, क्योंकि यहाँ पे ईयर डाल दिया ताकि याद रहे, एक जिला एक उत्पाद के बारे में क्वेश्चन आया, मेंस में आया है आपके, ठीक है। तो इसलिए हमें इस तरीके से इसको पूरा तैयार कर लेना, इसका स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लेना है कि क्वेश्चन आए तो हम लिख लें। देखिए, नकल हम कर सकते हैं, लेकिन नकल उतनी ही करें जिसमें अपने शब्दों को मिला के हम मेंस को लिख सकें। एज इट इज़ पूरी नकल तो हम उतार नहीं सकते हैं, हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, एक जिला एक उत्पाद, है ना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा पे सरकार का बहुत जोर है। वो जो अपनी परंपरागत ऊर्जा, जिससे कोयले से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको धीरे धीरे कम करने के क्षेत्र में और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सरकार का बहुत प्रयास है, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो चाहे राज्य लेवल पे हो। पता है आप लोगों को करंट के माध्यम से। तो ये है। अब जैसे परिवहन पे बहुत जोर है, लेकिन जल परिवहन पे ज़्यादा जोर चल रहा है ना। तो ये जितनी भी क्रियाकलापें होती रहती है साल 1.5 साल के अंदर, इनका ही सारा क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो मेंस में आती हैं, बस इसमें बजट अभी नहीं आया, क्योंकि ये वाली बुक अभी लास्ट मार्च या अप्रैल में आ जाएगी, तो उसमें बजट को बहुत अच्छे से देते हैं। बजट का मेंस में भी क्वेश्चन आया कि कुछ योजनाओं का, डायरेक्ट योजना नहीं पूछी कि सरकार ने इसके लिए कितना प्रावधान किया या क्या क्या किस किस क्षेत्र में कदम उठाई है सरकार, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, बजट से आया है। तो हम इतनी तैयारी कर लेते हैं कि कम से कम हम अच्छे से कुछ क्वेश्चन तो कर ही ले जाए, है ना।
और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट करंट से रहेंगे, जो नई चीज़ें, क्योंकि जब भी कोई देश में नई चीज़ की जाती है तो उसका भी क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया बता दिया। मैंने क्योंकि PYQ को अच्छे से एनालाइज़ किया, मुझे वो जो चीज़ें समझ में आई मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगी। मैं खुद भी उसी को इस एक तरीके से समझी हूँ। जितनी भी नीतियाँ रहती हैं, नए नए जो नियम बने हैं 4-5 सालों के अंदर, तो वो भी पूछे जाते हैं। 2017 की नीति, 2022 की नीति, 23 की नीति, जो भी नए नए बनते हैं कार्यक्रम, वो सब पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 का ही तैयार करेंगे, नहीं, हमें ये नीतियाँ तो तैयारी कर लेनी है। देखिए अब जैसे हमको यहाँ से तैयार करना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की खेल नीति बनी है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में, यूपी स्पेशल में ये नीति पूछी जाएगी। ठीक है, केंद्र लेवल पे अलग चीज़ होगी, लेकिन क्योंकि यूपी स्पेशल है, स्पेशली 5-6 में अपना, तो ये पूछी जाएंगी। तो हम इनको इतना स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि अभी 2 महीने हम 5 और 6 और प्लस ऐसे को तैयार करते हैं। इसके बाद में हम 2 महीने बाद शिफ्ट कर जाएंगे PYQ प्लस करंट अफेयर को। करंट अफेयर अभी भी छोड़ना नहीं, करंट अफेयर को आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना, फिर हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो उत्तर प्रदेश की खेल नीति बनी है वो आपकी है 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा एक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को विकसित करने हेतु राज्य की इस पहली खेल नीति को मंजूरी दी गई। ठीक है, इस खेल नीति के प्रमुख घटकों में शामिल है खेल उद्योग का विकास, खेल और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपयोग। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट है जिनको हमें मेंस में उतारना है, लिखना है ना। कुछ चीज़ें और एग्जाम्पल में देनी है, लेकिन अभी ये सब कुछ तैयार करने का हमारे पास टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि ढांचे का निर्माण करना और उपयोग, आयोजनों और प्रतियोगिताओं की मेजबानी और संचालन, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन, प्रतिभा की पहचान और विकास। ठीक है, इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से दे दिया कि इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अब ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है ना। हम बता सकते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार ध्यान दे रही है और खिलाड़ियों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। नीति के तहत खेल, नर्सरी, उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, उच्च प्रदर्शन केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगामी 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र एवं 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जनपद में उभरती प्रतिभाओं की खोज एवं विकास हेतु एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी खेल संघों के प्रतिनिधि तथा संबंधित जनपद के क्रीड़ा अधिकारी, यानी वही खेल अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी रहेंगे, जो प्रत्येक वर्ष हर जिले से 5-5 खिलाड़ी चुनेंगे। अब देखिए, ऐसे खिलाड़ियों का भी विकास होगा, प्रतिभा को भी पहचान मिलेगी और इससे राज्य स्तर पे चीज़ें भी अच्छी होंगी, है ना, जिसको बोलते सॉफ्ट पावर, उस तरीके से अच्छी होगी, क्योंकि खिलाड़ी दूसरे राज्यों के साथ खेलेंगे, फिर राज्य स्तर से निकलेंगे तो इंडिया लेवल पे खेलेंगे, है ना, फिर इंडिया से बाहर जाएंगे। तो ये इस तरीके से इनका पूरा चरण है। नेक्स्ट बात करें कि स्पोर्ट्स कॉलेज और छात्रावास के लिए खिलाड़ियों का चयन विगत वर्षों के अच्छे खिलाड़ियों द्वारा किया जाएगा तथा इसमें कॉलेज, छात्रावास कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की कोई भूमिका नहीं होगी। कह रहे हैं कि खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देने के अंतर्गत खेल विभाग और शिक्षा विभाग राज्य के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम के भीतर ही खेल को एकीकृत करने हेतु मिलकर काम करेंगे, है ना। अब देखिए क्या है, आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप जब भी आंसर में लिखेंगे अंडरलाइन कर देंगे थोड़ा थोड़ा, तो इस पर नज़र जाएगी कि अच्छा ये चीज़ें इन्होंने पढ़ रखी है इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर और उससे ऊपर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को उनके प्रतिभा स्तर के अनुसार मासिक पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु अगले 5 वर्षों में, अब देखिए इतने इंटर कनेक्टेड रहती हैं चीज़ें कि अगर आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान दिया, तो ये अन्य पेपर में आपको हेल्प नहीं करेगी। अब हम इस पॉइंट को जब वो आंसर में लिखते हैं,
मतलब महिलाओं से रिलेटेड या सामाजिक स्तर पे अगर पूछा जाता है महिलाओं की स्थिति में, हम इस पॉइंट को वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि राज्य सरकार का इस ओर बहुत ध्यान है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु अगले 5 वर्षों में विशेष रूप से नर्सरी स्तर की खेल अकादमियाँ शुरू की जाएंगी। पैरा स्पोर्ट्स पर फोकस हेतु पैरा स्पोर्ट्स और पैरा एथलीट विभाग की हर योजना में शामिल किए जाएंगे। ये भी अपने आप में मतलब अगर क्वेश्चन कहीं आता है कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष करके राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, आपको देखो इस पर तो ये काम करने पर मिल ही गया, बट ऐसे पॉइंट आपको अन्य क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। राज्य में निजी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। कह रहे हैं कि नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। राज्य में खेल उपकरणों के लिए विनिर्माण क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। राज्य में निजी क्षेत्र की संस्थाओं के सहयोग से ई स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे या स्थापना की जाएगी। अब देखिए ये काफ़ी हमें पॉइंट मिल गए। अब इसमें से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। आप इसको जब पढ़ेंगे 102 बार तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जब भी हमें 5 और 6 में क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव है चलो किसी तरीके से टिक मार देंगे, गेस कर देंगे, उसमें ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। आपको पढ़ के अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर आपने 5, 6 और ऐसे को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 2 महीने बाद प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि सबको पता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस और प्रीलिम्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर समय मिल रहा है। फिर आपको उधर जीएस के पेपर भी तैयार करने रहेंगे 1, 2, 3, 4, है ना। तो अगर ये आपके इधर 2 से 3 पेपर अच्छे से तैयार रहेंगे तो आप उधर मैनेज कर ले जाओगे। और आप देखते हो जो भी धुरंधर लोग हैं जिनके 2-3 बार निकले हैं, वो सभी यही बताते हैं कि आप इधर तैयारी करके प्रीलिम्स निकाल ले जाओ, और 5 और 6 को अगर अच्छे से तैयार है तो आपको जीएस में थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं, 2-4 नंबर कम रहते हैं, तो आप कवर कर ले जाओगे। लेकिन अगर अभी आपने 5 और 6 को नहीं तैयार किया, यूपी के बारे में ही बहुत डिटेल से चीज़ें नहीं पढ़ी, नृत्य के बारे में पूछ लेते हैं, संस्कृति के बारे में पूछ लेते हैं, प्राचीन हड़प्पाकालीन सभ्यताएं क्योंकि यहाँ पर मिली हैं तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। जब आप पढ़ोगे ही नहीं अभी तो कैसे पता चलेगा। और टोटली 5, 6 में ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन अगर 4-5 क्वेश्चन छोड़ दें, स्टैटिक को छोड़ दें, तो ज़्यादातर आपके 4-5 सालों के क्रियाकलापों से क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको समझ में आया तो आप पढ़िए। मुझे जितनी चीज़ें सही से समझ में आई मैं उनको बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ तैयार कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, मर्जी हो पढ़िए, नहीं मर्जी हो तो आपका अपना फैसला है, जो आपको ठीक लगे वो आप करिए, है ना। देखिए अब नेक्स्ट चीज़ हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति। अब ये आपको लग रहा होगा क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए पहली बात तो क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। अब जैसे निवेश को आकर्षित करती है तो लोगों को अपने उत्तर प्रदेश में कैसे बुलाएगी, क्योंकि साधन भी तो आने वाले अच्छे होने चाहिए ना। जैसे लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पर अपना उद्योग लगाना है, तो उद्योग लगाने के लिए वहाँ पे नियम भी तो सरल होने चाहिए। तो आपको पता है कि हाल के 4-5 वर्षों में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने नियमों में ढील दी है। आपको पता PLI स्कीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। और कोई भी राज्य हो, वो खाली उत्तर प्रदेश में कोई भी राज्य हो, अगर चाहेगा तो वो यही नियम को अपनाएगा जिससे कि निवेश आकर्षित हो और राज्य का मतलब विकास हो सके। तो ये उसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हवाई पट्टियों को उपयोग बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए नीति लाई गई है। राज्यों में ज़्यादातर मतलब एयरपोर्ट्स को मंजूरी दी जा रही है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। अब ये केवल एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। निवेश को आकर्षित करना है, बड़े बड़े उद्यमियों को बुलाना है, तो आपको आने के साधन उपलब्ध कराने होंगे, वो भी सरल वे में। दूसरी बात, निवेश आकर्षित करके आपको राज्य का विकास करना है। तीसरी बात, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक चीज़ एक जगह से जुड़े नहीं है, ये बहुत सारी जगहों से कनेक्टेड है ना। देखिए कह रहे हैं कि 10 मार्च 2023 ठीक है को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति में तमाम पुराने प्रावधानों को समाहित करते हुए निजी संस्थाओं के लिए हवाई पट्टी के उपयोग पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। क्योंकि आपको पता है कि राज्यों में अब निजी कंपनियों को इन्वाइट करके उन्हें इन चीज़ों को संचालित करने के लिए मतलब सौंपा जा रहा है, पर उन्हें पूरी तरीके से स्वामित्व उन्हीं को नहीं दिया जा रहा है। स्वामित्व सरकार का रहेगा और उन दोनों पार्टियों में बातचीत के माध्यम से, नियमों के माध्यम से वो लोग उपयोग करेंगी और उसका रख रखाव करेंगी, है ना। आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें चली हैं
जैसे कई सारे पोर्ट्स को अडानी ग्रुप मतलब कि संचालित कर रहा है उसी तरीके से। तो उसके लिए ये नियम बने हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि इसका क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत आराम से आ सकता है कि राज्य सरकारें हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु क्या नीतियाँ लाई हैं, उससे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि इस नीति के अंतर्गत हवाई पट्टी के उपयोग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों और वहाँ पर स्थित परिसंपत्तियों को निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में, ठीक है, उड्डयन क्षेत्र में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, विमान एवं इंजन के रख रखाव व इंजन की मरम्मत संबंधी गतिविधियों के साथ साथ एरो स्पोर्ट्स एवं अन्य गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि चारों श्रेणियों में उल्लिखित विमानन गतिविधियों में फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु निजी संस्था को हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति 20 वर्षों के लिए अस्थायी तौर पर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जब भी आप आंसर में लिखो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि अस्थायी तौर पर दी जाएगी, जिसे 10 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब स्थायी नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है कि हवाई पट्टी के उपयोग के लिए फीस के रूप में रिजर्व, लीज, रेंटल एवं लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रतिवर्ष करना होगा, जिसे प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ाया जाएगा। इतना डीप नहीं याद रखना, मोटा मोटा याद रखना, क्योंकि आपको आंसर लिखना तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस नीति के तहत नागरिक उड्डयन विभाग धनीपुर, अलीगढ़, सैफई, इटावा, रसूलाबाद, कानपुर देहात, फरक्काबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, अमहट, सुल्तानपुर, अंधौ, गाजीपुर, पलिया, खीरी, चित्रकूट, म्यूरपुर, सोनभद्र, झांसी, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद और अयोध्या जनपदों में स्थित कुल 17 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसंपत्तियों, हैंगर, भवन आदि को उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अन्य सहायक गतिविधियों और सेवाएं संचालित करने हेतु चयनित निजी संस्थाओं फ्लाइंग क्लब अकेडमी का द्वारा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें करंट से भी आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको स्टैटिक भी तो तैयार होना चाहिए ना। मतलब ये जो नीति आपने खेल नीति पढ़ ली, सॉरी हवाई पट्टियों की नीति पढ़ ली, ये आपका स्टैटिक हो गया। कुछ चीज़ें आपको इसमें और इंक्लूड करनी होगी। अब करंट अफेयर को पढ़ते ही रहते होंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे, तो उससे चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये नीति है आपकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है। और क्वेश्चन क्या आया था कि मिलेट्स के लिए सरकार, मिलेट्स पुनरुत्थान मतलब उसमें क्या बदलाव करने के लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए तो हमको इसको तैयार कर लेना है। अगर आता है क्वेश्चन बन के तो हमें कहीं किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2020, ठीक है। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के प्रख्यान के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की। ठीक है, देखिए अनुमति मिली है 2023 में 28 जनवरी को, लेकिन ये नीति पहले बनाई गई होगी। जैसे नीतियाँ बनती हैं आपकी किसी साल में, फिर मंजूरी मिलती है और प्रभाव में आती है वो किसी साल में। वही है कि 2022 बनाई गई, लेकिन ये प्रभाव से जब लागू हुई तो ये 2023 में 28 जनवरी को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रख्यान के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं हितधारकों की आय में वृद्धि की संभावनाओं के दृष्टिगत इस नीति को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी। यानी 2023 में तो मंजूरी मिली है तो 5 वर्ष तक प्रभावी होगी। इस नीति के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। नीति के तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट, परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि के विनिमय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु भू उपयोग परिवर्तन हेतु 10,000 रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क, बाहरी विकास हेतु 50,000 रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क, स्टाम्प शुल्क से छूट, प्रसंस्करण हेतु राज्य के बाहर से लाई गई कृषि उपज मंडी शुल्क और उपकर से छूट, प्रसंस्करण इकाइयों को भेजे जाने वाले कृषि उत्पाद
ठीक है। हेतु मंडी शुल्क और उपकर में छूट प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर परियोजनाओं पर सब्सिडी, निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी आदि का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा। ठीक है, सरकार अनुदान भी देगी, है ना, और छूट भी दे रही है। ये सब बढ़ावा क्यों दे रही है? ताकि यहाँ की चीज़ों को अच्छे से प्रसंस्कृत करके, देखो सरकार का दोनों ध्येय रहता है, एक तो लोगों की आमदनी को बढ़ावा देना, दूसरा वहाँ पर रोजगार भी सृजित करना। इस पर सरकार का बहुत जोर रहता है। आपको पता है, हमेशा जब भी न्यूज आएगी तो उसमें बोला जाएगा कि इतने रोजगार सृजित करने का अनुमान है, ये किए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, इसीलिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं और किसी लिए नहीं पूछी जाती है ना। कह रहे हैं नीति के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं रीफर व्हीकल्स, मोबाइल प्री कूलिंग वैन हेतु ब्याज उपादान की व्यवस्था की गई है। इसलिए सरकार इसमें कई सारी चीज़ें करती है। नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो ये आपकी नीति हो गई खाद्य प्रसंस्करण नीति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति। इसके बाद में आपका ये भी है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2023। ये सभी नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जब हम तैयार रखेंगे तो किसी भी क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, है ना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में पूछे जाएंगे तो हम अच्छे से इनके क्वेश्चन के आंसर बता पाएंगे। मैं अभी ये वीडियो छोटा रखती हूँ, आप इसको पढ़िए, आप इसको अपने माइंड से इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए कि, और उन PYQ को देखिए कि उनमें से क्या कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप उनको नहीं देखोगे तब तक आपको 5 और 6 में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब पेपर देने बैठोगे तो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा आप इसमें मैं क्या क्या लिखूँ। ठीक है, ऐसा वहाँ पर प्रेशर में होता है। अगर आपको बिलीव ना हो रहा तो आप प्रीलिम्स को ही उठा के देख लो। जब आप प्रीलिम्स अटेंड करते हो तो प्रेशर होता है कि नहीं होता है, तो उसको देखिए, पढ़िए। और मैं टेस्ट सीरीज़ को भी अभी क्योंकि बाकी है तो उसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ। फिर टेस्ट सीरीज़ को हम 2 महीने बाद देखते हैं, या बीच में जो भी पॉसिबल होगा वो देखेंगे। फिलहाल हम 5-6 को फोकस करेंगे और हम हिंदी ग्रामर को भी फोकस करेंगे। वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मेंस में भी एक पेपर जनरल हिंदी का आता है, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, और प्रीलिम्स में आपकी हिंदी आती है। ठीक है, चले, थैंक यू।